नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। हम यहाँ पर कर रहे हैं सीडीपी का मैराथन, जिसमें 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने यहाँ रखा है। जो 1000 क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या केवीएस का एग्ज़ाम हो या सीटेट का फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, और डिफरेंट स्टेट टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि 60 और 75% क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं या डिफरेंट स्टेट एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, या उसी जिसका एग्ज़ाम है जिस अथॉरिटी का, वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। 8 बजे का टाइम है इस प्रीमियर का, लेकिन आज जो है थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से ये 8:30 आप देख रहे हैं, 8:30 के आसपास देख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। यानी जीन पियाजे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चाइल्ड किस स्टेज में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था, मोटर स्टेज। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज। एंड फोर्थ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर्स जल्दी से करिए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं आपको यहाँ पर चैट के थ्रू रिप्लाई कर सकता हूँ, कि बता सकता हूँ कि किसके क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर बताकर जरूर बताएं। तो देखिए, यहाँ पर जितने लोगों ने सेकेंड ऑप्शन किया है उनका आंसर एकदम सही होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जिनका भी सेकेंड ऑप्शन है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, जीन पियाजे का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने ये बताया था कि बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और भेद करना प्रारंभ कर देता है। यानी जो भी उनके आसपास ऑब्जेक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा उनमें क्या डिफरेंस है उसको वो भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है, और इस स्टेट को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। यानी जब कोई भी चाइल्ड जो है डेली स्कूल जाता है, ड्रेस, जूता, शूज़ है, बुक्स वगैरह लेता है, तो ये जो सारे के सारे अगर हम इनको ये जो इसके बिहेवियर हैं, इनको अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं? मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स, स्कीमा। आपको बताना यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जिनका आंसर थर्ड है यानी स्कीम्स, उनका आंसर करेक्ट होगा। स्कीम्स होता है, देखिए आपके मैंने बताया था कि ब्रेन में पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं उनको हम कहते हैं स्कीम्स। क्या कहते हैं? स्कीम्स, जिसको हम कहते हैं पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें जब वो करता है अपने बिहेवियर में, तो ये जो है सारी की सारी ऑर्गेनाइज वे में इनको हम कहते हैं स्कीम्स। और अगर ये कोई सिंगल एक्टिविटी होती, जैसे अगर हम बात करें स्कूल ड्रेस पहनने की बात करें, अकेली सिंगल एक्टिविटी कोई, तो इस टाइप में ये एक स्कीमा होता, ठीक है, जो उसके दिमाग में सेट होता कि भाई स्कूल जब जाते हैं तो हमें स्कूल ड्रेस पहननी चाहिए या पहननी पड़ती है, तो वो स्कीमा हुआ। लेकिन जब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत सारे, यहाँ पर देखिए स्कूल ड्रेस है, जूता पहनने की बात की गई है, बुक्स की बात की गई है, तो इन सब का जो एक ऑर्डर होगा उसको हम कहते हैं स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर थर्ड किया है उनका आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा है
निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है, यानी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नर्चर द न्यूट्रिशन, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉग्निशन का न्यूट्रिशन कौन करता है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करता है, बताना है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड है विद्यालय जीवन के आरंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है यहाँ पर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। फोर्थ यहाँ पर अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है, यानी जो उनमें नर्चरिटी है, नर्चर जो उनमें होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक शिक्षार्थी यानी एवरी स्टूडेंट जो है कि अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना अगर होगा तो ऐसे में उनमें सृजनात्मक का पोषण होगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं देखिए उनकी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग एबिलिटी है, और अगर उनको सबको क्वेश्चन पूछने का यानी क्वेश्चन आस्किंग सेशन जिसको हम कह सकते हैं, अगर उनको ये चांस मिलेगा तो ऐसे में क्या होगा कि उनके क्या व्यूज हैं, वो कितने सृजन है, मतलब उनके अंदर कितनी नर्चरिटी है उसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बाकी सारे आंसर्स जो हैं गलत होंगे। तो यहाँ पर 9th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है, यानी जो लैंग्वेज है वो गुड बिहेवियर से फुलफिल और सक्सेसफुल हो सकती है या होती है यदि इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यानी इसमें जो है आप जो भी थॉट्स हैं आपकी, जो भी कह सकते हैं आपकी जो थिंकिंग है उसको अगर आप एक्सप्लोर कर सकें, या जो आपके रिचुअल्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकें। धारणा मतलब आप समझ सकते हैं कि आप रूढ़िवादी हैं या दूसरी तरीके की चीज़ें हैं। सेकंड है यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यानी न्यू थॉट्स और जो पॉसिबिलिटीज़ हो वो क्रिएट कर सके। थर्ड है यहाँ पर यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, यानी जब अगर एनवायरनमेंट बदले तो अडेप्शन इंक्रीज होना चाहिए। और फोर्थ है यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता हो, यानी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उनका यूज स्टेटमेंट में करना, और उसके लिए एक सेट ऑफ रूल अगर प्रोवाइड कराता हो तो हम कह सकते कि भाषा जो है अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल है, यानी जो लैंग्वेज है उसमें गुड क्वालिटीज से वो फुलफिल है और सक्सेसफुल है। आपको बताने क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जिनका आंसर सेकंड है यहाँ पर, यह नए विचार संभावनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम हो, मतलब जो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप उससे न्यू थॉट्स और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट कर सकें, तब आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी मानी जाएगी, यानी कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन किया है उनका करेक्ट है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या गलत, बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे। मतलब एक स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करता है, या तो एकदम करेक्ट करता है एकदम रॉन्ग करता है, तो उसका ये जो थॉट प्रोसेस है आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन, संकलात्मक, वर्गीय चिंतन। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो थॉट्स है, मतलब कह सकते हैं कि थिंकिंग है वो एकदम लेस है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉम्प्लिकेटेड है या कॉग्निटिव है। बताना है आपको क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। 11th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए, मतलब नंबर 11th है सेशन का, ये शायद आपका 4th या 5th क्वेश्चन होगा, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर
हो सकेगा? यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब देखिए बात कर रहे हैं कि बच्चा क्या करता है कि ऑब्जेक्ट्स को या तो एकदम सही बता देता है या एकदम गलत रूप में वर्गीकृत करता है। तो हम ये कहेंगे कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम कह सकते हैं कि नगण्य है, बहुत बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बताया उनका एकदम करेक्ट होगा कि शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो एकदम सही या बिल्कुल गलत बताता है। तो ऐसा जो चिंतन होगा, ऐसी जो थिंकिंग होगी, उसको हम नगण्य या कह सकते हैं कि बहुत ही कम या लेस थिंकिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नगण्य मतलब होता है बहुत बारीक, बहुत छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखेंगे, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। यानी एक टेस्ट था, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, तो उनमें कुछ लोगों से ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ से इवन नंबर वाले पूछे गए। फिर क्या है, दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों जो ग्रुप थे उन लोगों का कंपैरिजन किया वहाँ पर। तो इस टेस्ट से किसकी विश्वसनीयता, मतलब किसका सिग्निफिकेंस पता लगता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है अर्ध विभाजित, यानी पार्शियली या कह सकते हाफ डिवाइडेड है। समतुल्यता प्रकार मतलब इक्विवेलेंट टाइप। थर्ड है जांच पुनः जांच पद्धति, मतलब कह सकते कि टेस्ट अगेन टेस्ट मेथड। एंड फोर्थ है वैकल्पिक प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। बताना है किस टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहां पर अर्ध विभाजित विश्वसनीयता का पता लगता है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बताया उनका एकदम करेक्ट होगा। अर्ध विभाजित मतलब कह सकते हैं पार्शियली डिवाइडेड, क्या कहेंगे इसको, पार्शियली डिवाइडेड। ओके, तो इसमें जो लोगों का जो मतलब अंकों की तुलना करके जो परीक्षणों की विश्वसनीयता है वो अर्ध विभाजित विश्वसनीयता है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों से ऑड नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं और कुछ लोगों से इवन नंबर के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये जो विश्वसनीयता है या कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है ये आपका कह सकते हैं पार्शियली डिवाइडेड है या अर्ध विभाजित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पर, जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है नियंत्रित है, आलोचनात्मक है, छलात्मक है, अप्रासंगिक है। बताना जल्दी से। मतलब एक टीचर जो है स्टूडेंट से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है, तो यह प्रश्न कैसा है, नियंत्रित है, आलोचनात्मक है, छलात्मक है, अप्रासंगिक है। बताना है आपको क्या आंसर हो सकता है। यानी कह सकते हैं कंट्रोल्ड है, या यहां पर कह सकते क्रिटिसाइज्ड है, या अनअप्रोप्रिएट है। आपको बताना है क्या आंसर यहां पर हो सकता है। तो देखिए जिनका आंसर फर्स्ट है नियंत्रित, उनका आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है पाठ्य पुस्तक के विषय से कौन सा कथन अनुचित होगा। पाठ्य पुस्तक की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका करिकुलम है या जो भी नोटबुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक वी कैन गेन द अप्रोप्रिएट नॉलेज इन अप्रोप्रिएट टाइम और डेफिनेट टाइम। सेकंड, पाठ पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक स्टूडेंट
कैन अंडरस्टैंड एट होम एंड कैन रिवाइज विद दैट। थर्ड जो है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है तथा उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। यानी जो नॉलेज यहाँ पर टेक्स्ट बुक से मिलता है वो बिहेवियरली है या एप्लीकेबल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फोर्थ है, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। एंड ऑफन इट इज फाउंड दैट टेक्स्ट बुक क्रिएट रोटेन नेचर इन स्टूडेंट। बताना है आपको क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जिन्होंने थर्ड आंसर बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा कि देखिए क्या होता है कि पाठ्य पुस्तकों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यवहारिक है तथा उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। मतलब जो बुक से हम पढ़ते हैं वो काफ़ी हद तक एप्लीकेबल होता है और यूजफुल होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। यानी आपको बताना है यहाँ पर कि अगर आपको सोशल इविल्स को कम करना है तो सबसे इफेक्टिव मीडियम क्या हो सकता है? प्रभावी विधिक प्रावधान मतलब सेट ऑफ रूल अच्छे होने चाहिए। तीव्र आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमी फास्ट ग्रो करनी चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा मतलब कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एजुकेशन। और फोर्थ है वांछित सामाजिक परिवर्तन मतलब डिजायरेबल सोशल चेंजेस। क्या आंसर हो सकता है बताना है। देखिए अगर सामाजिक बुराइयां कम करनी है तो सार्वभौमिक शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि मतलब अगर हम सोशल मैच्योरिटी की बात करें तो एक जो कह सकते गुड एजुकेशन हो सकती है या गुड एजुकेशन स्कीम हो सकती है। इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। आपको बताना है यहाँ पर यानी जो सोशल मैच्योरिटी है उसके लिए एक एक्सीलेंट एजुकेशन स्कीम क्या हो सकती है वो आपको बताना है। देखिए क्लास के सभी बच्चों को अगर सामाजिक योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए मतलब सोशल सपोर्ट के लिए या कह सकते हैं कि सोशल कोऑपरेशन के लिए अगर हम उनको मोटिवेट करें कि सोशल वर्क में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो ऐसे में क्या होगा कि सामाजिक मैच्योरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली मतलब होता है होम सेंटर एग्जाम सिस्टम। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। थर्ड है दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। फोर्थ है इससे शिक्षार्थियों की को नकल की सुविधा हो जाती है। बताना है आपको क्या आंसर हो सकता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर बच्चे जो है अपने स्कूल में तो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। सेकंड ये है कि कन्वीनियंट हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। थर्ड ये है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरी जगह एग्ज़ाम दे रहे हैं। और फोर्थ ये है कि मपिंग या कह सकते हैं कि चीटिंग नहीं कर पाएंगे। चीटिंग की चीटिंग प्रोवाइड हो जाएगी या चीटिंग कर पाएंगे अपने स्कूल में अच्छे से। बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है ये कि जो भी शिक्षार्थी हैं उसे नई जगह जाने से जो समायोजन का कष्ट है वो उनको ना हो। मतलब आने जाने का जो कन्वेंस का प्रॉब्लम है वो उनको ना हो। तो यहाँ पर जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन बताया उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास। थर्ड है शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन। फोर्थ है शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। यानी कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है वो आपको बतानी है। यानी जो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आपको बताना क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, बताना है आपको। शिक्षा के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, मतलब जो स्टूडेंट है शिक्षार्थियों का उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट। सेकंड है शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, मतलब जो कह सकते हैं कि डिजायरेबल स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट। फोर्थ है शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, मतलब जो भी उनकी वीकनेस है उसका एक एप्रोप्रिएट असेसमेंट या इवैल्यूएशन। और फोर्थ है यहाँ पर शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। बताना क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। जहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आएगी वो क्वेश्चन एकदम, वो ऑप्शन आप जरूर चुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सार्वजनिक क्षमता है डैश, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। मतलब डैश मतलब एक सार्वजनिक क्षमता है, मतलब कह सकते हैं कि एक पब्लिक कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है। आपको बताना है क्या है वो। बुद्धि है, मानसिक मंदता है, अनुशासन है, निर्देशन है। यानी आपका आईक्यू है या कह सकते हैं कि यहाँ पर मानसिक मंदता है, ठीक है, और डिसिप्लिन है और इंस्ट्रक्शन है। पता नहीं क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए आपका जो आईक्यू है वो आपकी एक सार्वजनिक क्षमता है। आईक्यू जैसा होगा वैसे ही आपकी कैपेबिलिटीज होंगी, ठीक है।